नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, इस समय जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, अभी संसद का वर्तमान जो शीतकालीन सत्र अभी खत्म हुआ है, उसमें जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई, इन सब में जो सबसे अलग चीज थी देखने की, वो थी प्रियंका गांधी और उनका आक्रामक रवैया। प्रियंका गांधी जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर हमलावर थी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उनका जो रवैया था वो रहा। वो आक्रामकता उनकी बरकरार रही बतौर संसद सदस्य, बतौर सांसद, जब वो वायनाड से जीत करके आई। तो एक राहुल गांधी से पहले ही से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, तमाम सारे लोग परेशान थे चक्रव्यूह को लेकर के। राहुल गांधी ने जिस तरीके का भाषण दिया, उसने कैसे पूरे भारतीय जनता पार्टी को अंदर से हिला करके रख दिया था, वो सबने देखा है। और अब प्रियंका गांधी का आ जाना, क्या ये जो राहुल और प्रियंका दोनों को एक साथ सदन में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि अभी जो खबर ये है कि भाई वायनाड में चुनाव जीत गई प्रियंका, उसके बाद पिटीशन दायर कर दी गई कि भाई संपत्ति का जो इन्होंने है वो सही नहीं दिया है। उनके यहाँ की संपत्ति को लेकर के तो पूरी सरकार पहले से ही लगातार लगी हुई है, क्या कुछ कहती है कि ये है वो है, हालांकि उस पे भी नतीजा वही शून्य है। सर, क्या माना जाए, प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर के जो पिटीशन दायर हुई, उसको कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी दिखाती है? नहीं, राय साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो नव्या हरिदास है, जिन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट थी वायनाड के अंदर, 13 नवंबर को जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसके बाद अब इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की। जो पार्लियामेंट का जो संसद का शीतकालीन सत्र जो है खत्म हो गया, वो अभी क्यों फाइल की गई? रिजल्ट तो पहले आ गया था। सीधी सीधी सी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रियंका का रंग ढंग है और जो उनकी आक्रामकता है, और वो आक्रामकता इतनी है कि जिसको लेकर के बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और खासतौर पर अडानी साहब को जिस तरीके से उन्होंने बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया, मोदी सरकार की एक एक नीति की उन्होंने खाल उतार के रख दी, बहुत ही चंद शब्दों में, बहुत ही चंद शब्दों में, अगर आपने देखा हो। और सिंबोलिज्म ज्यादा था। देखिए, राहुल गांधी तो एक संसद सत्र के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 बार बोल पड़ते थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। जब से प्रियंका सदन के अंदर आई है, शपथ ली है, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिन्होंने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक खास अंदाज में उन दुखती रगों को ना छुआ हो जिनसे भाजपा से ज्यादा घबराती है। हर एक वो मुद्दा, अडानी का मुद्दा हो, जितना भी जो भी कुछ हुआ, चाहे सीरिया का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश का हो, कोई भी ऐसी बात जो भारतीय जनता पार्टी जिससे बचना चाहती है, वो उन्होंने एक खास तरह के थैले के जरिए या मॉर्निंग में अपना एक नैरेटिव सेट करने का, एक बाइट रोज देने के जरिए, वो जो राहुल गांधी जो काम नहीं करते थे और जो हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि भाई विपक्ष का ये काम है, वो पूरे सदन के दौरान उन्होंने देखा होगा। जैसे ही शपथ ली, वो अगले ही दिन से शुरू होगी वहां पर। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए इससे बेहतरीन नैरेटिव कोई हो नहीं सकता। अडानी को लेकर के जो उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में, चाहे वो मेडन स्पीच की बात हो, संविधान के दौरान चर्चा के दौरान जो उन्होंने बात कही, या उसके बाद जो सदन में जो बाहर हुआ, तो आपने देखा हुआ क्या। बेसिकली देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल इकोसिस्टम को 3 लोग कंट्रोल करते हैं, मुख्य तौर पर मोदी और शाह, और तीसरे व्यक्ति है अडानी। आप कहेंगे अडानी कैसे? क्योंकि अडानी के पास ही अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल है। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाए देश को, कोई भी, कि किस तरीके से देश का नैरेटिव कंट्रोल करना है, इंडिया अलायंस में कैसे भगदड़ मचवानी है, आपस में तोड़फोड़ करवानी है, विरोधाभासी बयान जारी करवाने। आपने सब कुछ देखा किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी के जो विरोध था उससे अपने आप को अलग किया। उसके बाद यूपीए की, इंडिया अलायंस की लीडरशिप को लेकर जिस तरीके के सवाल जवाब हुए, वो सारे का सारा एक नैरेटिव वो अडानी की तरफ से शुरू किया गया था, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ बाई नेम। संसद के बाहर जो धक्का मुक्की हुई, कितने दिन हो गए उस घटना को राय साहब? मकर द्वार की घटना है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आज तक बाहर आ गई क्या? दिल्ली पुलिस ने इतनी गंभीरता के साथ मुकदमा दर्ज किया था, क्या हुआ उसका? कोई पूछताछ हुई क्या? क्या दिल्ली पुलिस ने जाके अपनी सीसीटीवी फुटेज ले ली है क्या सेक्रेटरीट से, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से? ये एक खास तरह की सरकार का काउंटर अटैक है, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हो, चाहे क्या नाम है प्रियंका गांधी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल की है केरला हाईकोर्ट में। अभी केरला हाईकोर्ट प्रियंका में की बात छुट्टियां अगर हैं। हम करें,
जी। सर, प्रियंका की अगर हम बात करें, आप अडानी का भी जिक्र आया, सरकार का जिक्र आया, मोदी शाह का जिक्र आया। प्रियंका गांधी को बतौर सांसद अगर हम देखें तो वो अडानी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है या फिर भाजपा के लिए? अडानी और भाजपा को अलग क्यों करते हैं आप? भाजपा इज अडानी, हम्म। अडानी इज भाजपा, अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। मोदी तो साइड में हो गए, अब तो सब कुछ अडानी है। भाजपा, मोदी और उनका कंप्लीट इकोसिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? अडानी का प्रवक्ता राय साहब, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, कोई भी विवाद विदेश से आता है, चाहे वो इंडाइक्टमेंट का मसला हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मसला हो, अडानी की शॉर्ट सेटिंग का मसला हो, कोई भी मसला हो, बीजेपी पहले रिएक्ट करती है, उनका ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बाद में रिएक्ट करता है। तो इन दोनों को आप अलग क्यों कर रही है? दोनों एक ही हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं, और अडानी इन सब के चालक है। इसमें तो अब कोई शक बचा नहीं कि पूरी की पूरी सरकार केवल और केवल अडानी को ही बचाने पर लगी रहती है। और जो मैं बात कह रहा था आपको कि जो क्या नाम है, प्रियंका गांधी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन किसने फाइल की? नव्या हरिदास ने। 5 लाख वोटों से आ रही है वो, तीसरे नंबर पर रही है। एक महीने बाद ऑल ऑफ ए सडन शी कम्स, और उसका बेसिस देखिए क्या है कि प्रियंका गांधी ने अपने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसके अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन है वो प्रॉपर नहीं है। गजब देखिए, कौन कह रहा है ये बात? आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का कोई भी ऐसी चीज, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की, टॉप टॉप 3 या रॉबर्ट वाड्रा इंक्लूडेड, इनके खिलाफ अगर आयोटा ऑफ कोई चीज मिल जाए तो क्या सरकार की एजेंसियां छोड़ देंगी क्या उसको? वो काम नव्या हरिदास पे छोड़ा जाएगा क्या? वो काम करने के लिए तो बहुत लोग गिर दृष्टि लगाए बैठे हुए बहुत सालों से। आपने लगातार देखा एजीएल में किस तरीके सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की गई, राहुल गांधी से पूछताछ की गई, कोई कसर नहीं छोड़ी आज तक इन्होंने। उसके बावजूद भी प्रियंका के खिलाफ ये इलेक्शन पिटीशन डालने का मतलब सीधा सा है कि राहुल को तो क्रिमिनल केस में उधर, और इनको इलेक्शन पिटीशन में। लेकिन इनको एक ये समझ नहीं है, इनकी बुद्धि पर रहम आना चाहिए कि जो व्यक्ति उस लेवल तक जो संघर्ष कर रहे हैं, और आज से नहीं, लगातार 10-11 साल से तो आप ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में केवल एक ही परिवार ऐसा है जो इनसे कभी नहीं डरा। पूरे 10.25 साल किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बैकआउट नहीं किया। नोटबंदी से लेकर के, राफेल से लेकर के, पेगासस से लेकर के, अडानी से लेकर के, कोई एक बात ऐसी बताइए जिस पर राहुल गांधी ने इनको हेड ऑन ना लिया हो। और जो जो उन्होंने कहा वो सारी बातें कालांतर में सच साबित ना हुई। और प्रियंका गांधी तो उससे भी आगे चली गई। राहुल तो वंस इन ए वाइल हाउस के अंदर एक बार बोल पड़ते थे, महीने में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। प्रियंका ने तो इसको पूरे सेशन के दौरान डेली अफेयर बना दिया ना। तो जो चीज आप मीडिया में कब तक दबवाओगे? मुख्य धारा का जो ये आपका रवाना मीडिया है ये तो उसको दबाता रहा, लेकिन जो आप जैसे साथी थे उन्होंने तो उस ऑप्टिक्स को पूरे देश को दिखा दिया ना लगातार। और वो ऑप्टिक्स कब होती थी? दे पूरे दिन का न्यूज साइकिल शुरू होता है सुबह 10-10:30 बजे। उनके प्रदर्शन का समय क्या हो, सीधा प्रोफेशनलिज्म देखिए आप, कि बीजेपी तो पूरे दिन का नया नैरेटिव सोचती थी और वो सुबह सुबह आके कर देती थी एक थैले के जरिए। बस एक थैला कंधे पे लटकाया और हो गया काम, या 40 सेकंड का एक बाइट दे दिया, या अडानी का कोई थैला टांग लिया, अडानी और मोदी का, या टी शर्ट पे लगा के चले गए हाउस के अंदर। देखिए, जो हम कहते हैं ना कि एक पिक्चर 1000 शब्दों पे भारी होती है जर्नलिज्म में, तो प्रियंका गांधी ने उसका बड़ा सक्सेसफुली प्रयोग किया रहा है साहब। आप सहमत होंगे इस बात से। पूरे हाउस सेशन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी की सालों से वीकनेस थी वो क्या थी कि वो नैरेटिव नहीं बना पाते थे एक खास तरीके का। इस बार उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से हेड ऑन लिया, हर दिन लिया, हर पल लिया, और हालत ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ना केवल बैकफुट पे चली गई बल्कि नैरेटिव से भी बाहर हो गई। और रवांडा मीडिया चाहे कुछ भी करता रहे कीर्तन, लेकिन जो बाकी सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उस पर जिस तरीके से पूरे का पूरा सेशन, अगर आप कहें उस सेशन, जो इस सेशन का जो अगर नेट टेक अवे था वो प्रियंका गांधी का उदय था। आप मानिए इस बात को, और पूरे देश ने ये बात को देखा। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कैसे हजम करे? ये वही भाजपा है। आपको बता दूं, मोदी जी 2002 से चुनाव लड़ते आए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन में उन्होंने पहली बार देश को बताया कि मैं विवाहित हूं। याद है आपको? और वो कब बताया? जब चुनाव आयोग ने एक मैंडेटरी कंडीशन लगा दी कि अगर ये पैरामीटर्स के अंदर जो स्टार्ट होता है जिस तरीके का, इसमें अगर कोई सूचना गलत मिली तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। तब केवल मोदी जी ने बताया कि मेरी शादी हुई है यशोदा बेन जी से, और सारा उन्होंने बताया ना। उसमें आज तक ये नहीं है कि वो मैरिड है, डाइवर्सी है, क्या है। तो वो पार्टी
मतलब प्रॉपर्टी के मसले पर विपक्ष के जो एक मुख्य नेताओं में से एक है, उसको घेर रही है एक बड़े खास अंदाज में। ये बिल्कुल साफ है कि बौखलाहट है। नहीं तो ये सारी जांच तो बीजेपी के पास एजेंसियां हैं ना, या तो उन्होंने कोई नहीं सर, प्रैक्टिस। एक चीज और है सर। राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा 25 मुकदमे ला दे, 25 और लाद दो, ठीक है, नहीं रोक पाए। फिर इन्होंने सोनिया गांधी को टारगेट किया। वो जाज सोरस से लेकर के क्या कुछ उन्होंने कनेक्शन बैठाने के वो ट्रायंगल बना लिया। फिर बाद में समझ में आया कि वो जाज सोरस तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दोस्त थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको यहां पर लेकर के पहले आए थे, और आज उनके ही फंड पर पल रहे लोग मोदी जी के करीबी हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। तो अब फिर टारगेट हो गई प्रियंका गांधी। और दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के जो झोले थे जिनका अभी आपने जिक्र किया, तो एक झोले का संबंध तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी है, तो इसलिए सरकार झोला बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नहीं, प्रधानमंत्री का झोला तो उनके बड़बोलेपन का प्रतीक था। आपको ध्यान हो उन्होंने क्या कहा था, अपना क्या है जी, हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर ले जाएंगे। लेकिन समस्या है कि प्रियंका के झोले पर अडानी और मोदी की फोटो लगी हुई है, और वो जहाज में बैठ के खास तरह के अंदाज में, बहुत एक जो होता है ना रिलैक्सिंग मूड में गपशप मार रहे हैं। आपको ध्यान हो यही फोटो, आपको ध्यान है ये फोटो राहुल गांधी ने हाउस में दिखा दिया जी था, जी, और बिल्कुल। स्पीकर ने बहुत गंभीर आपत्ति की थी उस पर, उसको रिकॉर्ड से भी निकलवा दिया था। अब कैसे निकालोगे, मेरी टी शर्ट पे छपा हुआ है बताओ, और टी शर्ट तो मैं पहन ही सकता हूं, और सारे के सारे पहन के चले गए। तो इससे खराब ऑप्टिक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होता है। ये किसके दिमाग की उपज थी, ये प्रियंका गांधी के दिमाग की उपज थी कि कांग्रेस पार्टी का सारा संसदीय दल वो वो काला वो पहन करके उस पर वो फोटो लगा हुआ है। और वो एक फोटो नहीं था, वो लगातार पूरे सेशन के दौरान रहा। किस दिन सीरिया का था, किसी दिन बांग्लादेश का था, किस दिन अडानी का था, कोई दिन ऐसा नहीं गया। और रही सही कसर बाबा साहब अम्बेडकर पे जाके पूरी होगी। आज भाजपा उस पर ही फंसी हुई है। आपने देखा आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज जो जब हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में अंबेडकर सम्मान यात्राएं निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन जो रणनीति तंत्र है, चाहे वो शाह हो चाहे वो डरे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। और वो डरने का कारण क्या है राय साहब, बड़ा स्पष्ट है। इस देश में केवल दलितों के मसीहा नहीं थे अंबेडकर। अंबेडकर साहब का दलितों के साथ, उसके बाद 20% दलित है देश में, 9% आदिवासी है, और 50% ओबीसी है। इन सबको आरक्षण किसने दिया था, इन सबको आरक्षण अंबेडकर साहब ने दिया था, बाबा साहब ने। और उनके बारे में जो बात कही गई माननीय गृह मंत्री के द्वारा, वो बहुत आसानी से बच जाते हैं उस बात से कि भाई अगर किसी को कोई भावनाओं को आहत हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन आरएसएस के सिलेबस में राय साहब आपको पता है कि जब से आरएसएस बना है तब से लेके आज तक इनके सिलेबस में माफी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। केवल अंग्रेजों से मांगते थे माफी। इनके जो पितृपुरुष थे उन्होंने अंग्रेजों से माफी तो बहुत बार मांगी लिखित में। उसके बाद इन्होंने ना गुजरात दंगों के लिए मांगी, किसी भी चीज के लिए, नोटबंदी के लिए मांगी हो, कोई एक मुद्दा आज तक जो गुजरात दंगों से लेकर के आज तक इन्होंने किसी बात पर कोई माफी नहीं मांगी। और उसी का परिणाम है कि अमित शाह इस बात पर अपने प्रस्तावित संभावित घाटे के बावजूद भी माफी ना मांगने पर अड़े हुए हैं। और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो हमेशा मानते ही कि हर चीज में आक्रामकता। लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर जो इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई है, हालांकि वो अभी टेकअप होगी, केरला हाईकोर्ट में भी छुट्टियां चल रही, 5 जनवरी को कोर्ट खुलेंगे, उसके बाद वो देखी जाएगी उसमें क्या होगा। उसमें कोई लंबी चौड़ी कुछ मेरिट्स पे है नहीं। इलेक्शन पिटीशन किस बात पे होती है, करप्ट प्रैक्टिसेस पे। आपने कोई चुनाव लड़ते समय कोई गलत चीज की है, आमतौर पे इलेक्शन पिटीशन उन चीजों पे होती है। प्रॉपर्टी आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड एक तरीके का एफिडेविट होता है, उसके लिए अगर आप गलत सूचना है तो आप खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन देखिए बहाना भी क्या चुना है। तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी और कमजोरी दिखाता है, बदहवासी दिखाता है, और मतलब उनके पास रणनीति की कमी है कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल से लड़ने की। मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि संपत्ति का बहाना लेकर के प्रियंका गांधी की सदस्यता खत्म करवाना चाहते हैं। उधर राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे जो लादे गए, जिसमें गंभीर धारा, जिसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा जो करवाने की कोशिश हुई, तो वो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाना चाहते हैं। यानी जो दो मेन चेहरे हैं वो अब बर्दाश्त के इतने ज्यादा बाहर हो गए कि इन किन प्रकारेण उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, बस केवल इसी पर काम हो रहा है। नहीं, एजेंडा एक सूत्री यही है, लेकिन दोनों ही मामलों में आप आज लिख के रख लीजिए, दोनों ही मामले भारी पड़ेंगे और बैकफायर करेंगे। राहुल गांधी पे कोई पहला मुकदमा तो है नहीं। इस सरकार ने 19 मुकदमे दर्ज किए हैं उनके ऊपर, 19। उनमें से 15 मानहानि के हैं,
एक फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी का है एजेएल वाला, और एक ये पार्लियामेंट वाला जो मुकदमा है अभी दर्ज हुआ है जो सो कथित हिंसा का। आप उसमें देखिए कितने एमपीज थे, कितने एमपी थे वहां पर, दोनों पक्षों के थे, लेकिन पर्चा किसके खिलाफ हुआ है? वहां तो प्रियंका भी थी, खड़गे साहब भी थे, कांग्रेस के तमाम एमपीज थे। सिंगल हैंडेडली राहुल गांधी पे पर्चा कैसे दर्ज हो गया? और क्या वो पर्चा जो कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दी बीजेपी के सांसदों के खिलाफ, वो पर्चा आज तक भी दर्ज हुआ है क्या? एफआईआर तो काउंटर उन्होंने भी दी थी ना उसी दिन, उसी थाने में दी थी पार्लियामेंट स्ट्रीट में। वो पर्चा दर्ज नहीं हुआ, क्यों? तब क्या कहा गया कि साहब उसकी जांच हो रही है। तो लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ तो जांच की जरूरत है नहीं, आपको सीधा पर्चा दे दिया आपने। और सही कहा आपने, इन्होंने जो कंप्लेंट दी थी उसमें हत्या के प्रयास का मेंशन था। वो तो दिल्ली पुलिस में सद्बुद्धि रही कि उन्होंने वो धारा नहीं लगाई उनके ऊपर, वरना तो और भी ज्यादा आफत थी। और उसके बावजूद भी उस मुकदमे का अब तक क्या हो रहा है आपने देखा? कोई सीसीटीवी की फुटेज कल्पना करके देख लीजिए, अगर एक दूर भी राहुल गांधी दिख जाते उस घटनाक्रम से, तो सीसीटीवी में तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हर एंगल से कवर्ड है। तो आपको क्या लगता है पूरे देश और दुनिया में अब तक क्या चल रहा होता है? तो बीजेपी ने गलत नंबर डायल कर लिया है। वो क्रिमिनल केस वाला भी, दैट वाज अगेन ए वेरी पुअर स्क्रिप्ट, बहुत ही खराब स्क्रिप्ट थी, और सुबह से शाम तक बहुत ही खराब ऑप्टिक्स भी था। वो मुकदमा दर्ज करा के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जो लोकतंत्र का मंदिर है स्वर्ण, अपना संसद, उसकी कहीं ना कहीं गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। संसद परिसर सीधा सीधा स्पीकर के कंट्रोल में आता है। स्पीकर को तुरंत फैसला करना चाहिए था कि किसने क्या किया है, फुटेज मंगा करके। लेकिन यहां समस्या क्या होगी राय साहब, एक बात समझनी पड़ेगी आपको। संसद हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, सीबीसी हो, सीआईडी हो, आईबी हो, जो कुछ भी देश में तंत्र थे, उन सबको मोदी तंत्र की प्रॉब्लम का हिस्सा बना दिया गया है। वो सॉल्यूशन का हिस्सा है ही नहीं, वो निगरानी का हिस्सा है ही नहीं। दे ओनली एंड ओनली प्ले टू द ट्यून्स ऑफ मोदी एंड शाह। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब आप ये बताइए, ये बात कभी तो बाहर आएगी ना कि राहुल गांधी ने वहां धक्का नहीं दिया था, आएगी ना बाहर। तब क्या मुंह दिखाएंगे? गवर्नमेंट मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आप तो ये सवाल पूछेंगे ना कि पर्चा किस बेसिस पर दर्ज किया गया था, और जिन सांसदों ने झूठा पर्चा दिया उनका क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। इलेक्शन पिटीशन आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग हर चीज की बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस केस में जो प्रियंका ने जिस तरीके से, प्रियंका देखिए पहले ही सेशन में नासूर बन गई भारतीय जनता पार्टी और अडानी के लिए। जिस तरीके से हर दिन विदाउट फेल उन्होंने एक से ज्यादा अवसरों पर इनको एक्सपोज किया, अपने शब्दों से भी, अपनी भाव भंगिमाओं से भी, अपने पहनावे से भी, हर चीज से उन्होंने। राहुल गांधी तो एक बार भाषण देकर निकल जाते थे, इनकी तो सारा दिन बीजेपी को चिंता ये रहती थी कि अगला कदम क्या करेंगे। तो ये फुल टाइम हेडेक हो गई एक तरीके से पूरे सेशन के दौरान। और भाजपा उससे बहुत घबराई हुई है कि ये क्या क्या और आगे कर सकती है, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है, पहला ही सेशन था। और पहले ही सेशन में बहुत नपे तुले भाषण में उन्होंने 22 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा, कंक्लूजन देखिएगा राय साहब, जो इस इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कोट अनकोट कि इस देश का शासन कायरों के पास बहुत समय तक नहीं रहता है। ये बात कहां लगी होगी भाजपा और आरएसएस को? ये वहां लगी जहां सबसे ज्यादा पेन करती है। वो तो शौर्य लिए फिर रहे अपने आप में, कोई 56 इंची बना फिर रहा है, कोई सरदार पटेल लिया फिर रहा है, और उनको संसद के अंदर कायर कहा जा रहा है। और वो उसकी खिल्ली भी उस हद तक नहीं उड़ाते जिसकी आदत है। राहुल गांधी को तो पप्पू घोषित करने का पूरा प्रोजेक्ट चला 10-11 साल में। प्रियंका का क्या करोगे आप? वो तो हर चीज का जवाब इनसे ऊंची टोन में देती है, इनसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में देती है। तो ये बड़ा भारी सिरदर्द, भारतीय जनता पार्टी इसको पहचान पा रही है। उनको खतरा पहले भी था, लेकिन अब उन्होंने प्रैक्टिकल देख लिया, और ये प्रैक्टिकल अब उनको हजम नहीं हो रहा है। ये आने वाले दिनों में ये हमला और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब देखिएगा प्रियंका की भी ट्रोलिंग शुरू होगी बहुत जल्दी। वो चाहे ट्वीट करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे प्रियंका पे खास तरह के मेम्स बनाए जाएंगे। उस जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है जिसको आईटी सेल कहते हैं, वो अपने कार्यक्रम पे लगा हुआ है। और कुछ सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की फुटेज थी उसमें भी खेल करने की कोशिश लगातार जारी है, वो अभी तक बाहर से नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो कपकपी तब चढ़ी थी वो अब तक उतरी नहीं है, ऐसा लगता है साहब।
बिल्कुल। सर, प्रियंका ज्यादा खतरनाक है ये तो समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी को पहले सेशन से ही। हालांकि राहुल गांधी भी एलओपी बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पहला भाषण दिया था उसके सदमे से आज तक वो उभर नहीं पाती है भारतीय जनता पार्टी। वो झटका अभी भी उसको समय समय पर लगता रहा है। ठीक उसी तरीके से प्रियंका गांधी रही। अब जब पिटीशन दायर हो गया है तो आज जिस तरीके का आरोप जुडिशरी के ऊपर लगता है, मैं जुडिशरी की बात हमारी कल भी हुई थी लेकिन मैं फिर आज उस चीज को कह रहा हूँ, जिस तरीके का आरोप आज की जुडिशरी पर लग रहा है तो उससे क्या प्रियंका गांधी का की सदस्यता जाने को लेकर के खतरा ज्यादा नहीं है ऐसे माहौल में? राय साहब देखिए, बहुत तरह की चीजें हैं। गुजरात का हाई कोर्ट राहुल गांधी का जब उनका नीचे कन्विक्शन हुआ 2 साल का, उसके ऊपर कुछ भी करेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम तो फैसला ही कर देंगे। और कितना महान फैसला किया वो आपने देख ली। 70-80 दिन तक लटकाए रखा और सुप्रीम कोर्ट में पहली ही तारीख पे उसमें आपको पता है कन्विक्शन स्टे हो गया। तो ये सारा देश भगवान, अभी तक कृपा है संविधान की भी और कुछ सिस्टम की, कि सारा देश अभी गुजरात नहीं हुआ है। ये जो केस है ये केरला हाई कोर्ट के अंदर है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर कम से कम मेरिट्स के बेसिस पे संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला होगा। और हर चीज मोदी और शाह हाँक पा रहे हो, ऐसा होता तो फिर तो आपको पता है इलेक्टरल बॉन्ड का फैसला भी नहीं आता। कुछ फैसले तो बीच बीच में आपको एक दिखती है ना अंधेरे में प्रकाश की किरण। तो इस मामले में ना तो सब्सटेंशियली कुछ है इस तरीके का कि करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ और ऐसा होता तो आप निश्चित मानिए इलेक्शन पिटीशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो रॉबर्ट वाड्रा 10 साल पहले अंदर हो चुके होते। फिर राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो मानहानि केस में आपको खारिज नहीं करनी पड़ती। फिर तो आप बहुत सारी चीजें और कर देते। अगर पूरे गांधी परिवार के खिलाफ 1 रुपए का भी कहीं में से प्रोपरेशन मिल जाता इन 10 में, तो आपको क्या लगता है कि वो मानहानि के केस में उनको बाहर करते क्या? क्वेश्चन डज नॉट राइज। समस्या तो यही है। सर, ये जो बार बार सवाल उठाया जाता है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के उठाया जाए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बुला करके पूछताछ होने लग जाती है, ये क्या है? ये इसको केवल प्रेशर पॉलिटिक्स ही मान लिया जाए? एग्जैक्टली। देखिए राय साहब, एक बेसिक फर्क समझना पड़ेगा। इन्होंने डराया किसको? अब तक इन्होंने दूसरे दलों के उन वल्नरेबल नेताओं के, कांग्रेस के भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो सीबीआई और ईडी का नाम तो छोड़ो, मोदी और शाह का नाम सुनते ही उनको कई तरह की परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और कांग्रेस का जो वर्तमान गत है उसके लिए बहुत बड़े हद तक वही लोग जिम्मेदार हैं। आपने बहुत सारे स्टेट चुनावों में आपने देखा भी अभी रिसेंटली, जैसे छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, तमाम। अब जो है कि बेसिकली किसी भी नेता को जब सीबीआई ईडी का जिक्र आता है और उसके लिए ये प्रेसिडेंट साबित करते हैं। इन्होंने पहले केजरीवाल को अंदर किया, फिर हेमंत सोरेन को अंदर किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, उनको 6 महीने अंदर तो रहना पड़ गया ना। तो किसी भी नेता के लिए वो संघर्ष करने का मादा कहां बचा है? और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर कितने केस लाद दो, कितनी मेरे को जेल कर दो, मैं डरता ही नहीं। और इनको भी ये पता है कि राहुल और प्रियंका नहीं डरते हैं। और जिस दिन उनको इन्होंने गलती से भी पकड़ के डाल दिया अंदर, जो कभी हिमाकत नहीं करेगी, मुझे पता है इनका, ये नहीं कर सकते, अगर डाल दिया तो फिर ऐसी लहर उठेगी कि फिर उस लहर में ये सारी बीजेपी उड़ जाएगी और सारा आरएसएस आप ढूंढते रह जाएंगे। इनको इस बात का पता है, इसीलिए रह रहकर, क्योंकि आदत से मजबूर है। इनका हर चीज प्रेशर प्रैक्टिस, जो आर्म ट्विस्टिंग होती है ना, उसके थ्रू या बाहर मरोड़ के चीजों करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको एक बात समझनी पड़ेगी, ये उसी इंदिरा गांधी के पोते हैं। ये भूल जाते हैं इस बात को। इंदिरा गांधी के खिलाफ आपने क्या क्या नहीं किया, और वो 3 साल के अंदर वो वापस आ गई। ये राहुल के लिए भी संभव था। राहुल गांधी 10 साल बाहर नहीं रहते। उसके अंदर बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो खाया और अगाया है, जो लंबे समय तक बड़े पदों पर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। वही बीजेपी की ट्यून्स पे नाचते हैं और वही कांग्रेस के अंदर बैठ करके कांग्रेस की तबाही करते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और राहुल अकेले शायद उतने एग्रेसिव ना होते। प्रियंका के आने के बाद अब उसमें भी आप देखिएगा चेंजेस महसूस करेंगे आप। बहुत जल्दी आपको पता है 27 तारीख को बेलगांव के अंदर एक बहुत बड़ी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है, एक्सटेंडेड। वहां पर एक रैली भी होगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो टॉप एक्लियंस है, जो पदाधिकारी हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव भी होने जा रहे हैं, संगठन महासचिव से लेकर के तमाम उसमें। उसके बाद आपको कुछ और देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा फीडबैक है, जिसमें कंप्लीटली कुछ नए चेहरे, जमीन से जुड़े हुए चेहरे, और जो डेडवुड है उसको निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको डेडवुड से पिंड छुटाने की कोशिश वो जरूर करेंगे। ऐसा लगता है प्रियंका गांधी के आने के बाद। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे इसकी बहुत आवश्यकता है इस समय कांग्रेस को, क्योंकि ऐसे अगर ऑपरेशन नहीं करेगी कांग्रेस तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बड़ी हैं, और वो समझ में आ गया है तमाम मुद्दों पर। राहुल गांधी को जिस तरीके का बैकअप मिलना चाहिए था पार्टी का, वैसा उनको नहीं मिला पार्टी नेताओं से, तो इसके हिसाब से भी वो जरूरी है जो आपने कहा। बहरहाल अब देखते हैं कि उसमें क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।